दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जहां घूर्णन कहलाता है, वहीं सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इसे समझते हैं। ये देखिए, ये है पृथ्वी का घूर्णन, जहां पर पृथ्वी अपने अक्ष पर स्वयं घूम रही है। ये है पृथ्वी का परिक्रमण, जहां पृथ्वी घूर्णन करते हुए सूर्य का चक्कर लगा रही है। चलिए, अब शायद घूर्णन और परिक्रमण गति के मध्य अंतर कुछ स्पष्ट हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पृथ्वी के अक्ष के बारे में, इसके कक्षीय समतल और इनके मध्य बनने वाले कोणों के बारे में। लास्ट चैप्टर में हमने पृथ्वी के अक्ष के बारे में पढ़ा था। पृथ्वी का अक्ष उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये देखिए, अगर पृथ्वी के समतल पर एक लंब खींचा जाए तो पृथ्वी के अक्ष और उसके बीच जो कोण बनता है वो 23.5 डिग्री का होता है। इसलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसके बाद देखिए पृथ्वी का कक्षीय समतल। लास्ट चैप्टर में हमने पृथ्वी की कक्षा के बारे में भी पढ़ा था कि जिस पथ पर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उस पथ को पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है। तो उस कक्षा के द्वारा जो समतल बनाया जाता है, उस समतल को पृथ्वी का कक्षीय समतल कहते हैं। इस तरीके से जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो ये समतल बनाया गया है पृथ्वी के द्वारा। तो इस समतल और पृथ्वी के अक्ष के मध्य जो कोण बनता है वो 66.5 डिग्री का होता है। ये देखिए, ये पृथ्वी का लंब है और ये है इसका कक्षीय समतल। तो इसके लंब और इसके अक्ष के बीच ये जो कोण बना, ये था 23.5 डिग्री का, और इसके अक्ष और इसके कक्षीय समतल के बीच जो कोण बना, ये है 66.5 डिग्री का। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास ऊष्मा और प्रकाश का एक ही स्रोत है और वो है सूर्य। और हमारी पृथ्वी का आकार पूर्ण गोला नहीं पर गोले के समान है और इसीलिए पृथ्वी पर एक समय में सिर्फ इसके एक आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। तो इसे भी हम समझ लेते हैं। ये देखिए, हमारी पृथ्वी का जो आकार है वो गोले के समान है और यह अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है। इसीलिए सूर्य की जो रोशनी है ये हमेशा पृथ्वी के आधे भाग पर ही पड़ती है। तो यहाँ पे पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ती है उस भाग में दिन होता है और जिस भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती वहां रात होती है। इसीलिए पृथ्वी पर एक ही समय कुछ भागों पर दिन होता है और वहीं दूसरी भागों पर रात होती है। यहाँ पे समझने लायक है प्रदीप्त व्रत। वो व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। और यहाँ ध्यान देने योग्य बिंदु ये है कि जो प्रदीप्त व्रत की रेखा है ये हमारी पृथ्वी के अक्ष की रेखा से नहीं मिलती। ये देखिए, जो हमारे पृथ्वी के अक्ष की रेखा है ये इस तरह तिरछी है और प्रदीप्त व्रत की रेखा बिल्कुल सीधी है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वह इसमें 24 घंटे का समय लेती है और इसे ही पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है, या साधारण भाषा में इसे ही हम पृथ्वी का दिन कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। मतलब अगर हमें 24 घंटे से ज़्यादा चाहिए तो पृथ्वी को अपनी घूर्णन गति कम करनी पड़ेगी, जो असंभव है। इसीलिए हमारे पास दिन में केवल 24 घंटे होते हैं, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति 24 घंटा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन ही ना करे तो? अगर हमारी पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो सूर्य की तरफ वाले भाग पर हमेशा दिन होगा और सूर्य के जो भाग सूर्य से रोशनी नहीं प्राप्त कर पाएगा उस पर लगातार रात होगी। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो कम से कम 6-6 महीने तो ऐसा होना ही है कि जिस भाग पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहां दिन होगा और गर्मी भी पड़ेगी, और जिस भाग पर सूर्य की रोशनी नहीं होगी वहां अंधेरा होगा और पूरे समय रात होगी। ऐसी परिस्थितियों में जीवन असंभव हो जाएगा। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन के संभव होने के लिए दिन और रात के लिए पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरदायी है।
तो चलिए, यहाँ पर हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति कंप्लीट होती है। अब हमें पृथ्वी की जिस दूसरी गति का अध्ययन करना है वो है परिक्रमण। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। साधारण शब्दों में कहूँ तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस गति में चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। यानी कि पृथ्वी का जो परिक्रमण काल है वो 365 दिन और 6 घंटे का है। लेकिन हम लोग पृथ्वी के परिक्रमण काल को ही एक वर्ष की भांति मानते हैं और अपने वर्ष को सुविधाजनक बनाने के लिए हम इसमें से 6 घंटे को हटा देते हैं और एक वर्ष केवल 365 दिन का मानते हैं। लेकिन फिर ये 6 घंटे कहाँ जाएंगे? तो इन 6 घंटों को हर 4 साल में, यानी पहले साल के 6, दूसरे साल के 6 12, तीसरे साल के 6 18 और चौथे साल के यानी कि 24, इन 6 घंटों को हर 4 साल में, यानी कि पहले साल के 6, दूसरे साल के 6, तीसरे साल के 6 और चौथे साल के 6 घंटे मिलकर 24 घंटे यानी कि एक दिन के बराबर हो जाते हैं। तो इस दिन को मिलाकर हर चौथे साल जो हमारा वर्ष है वो 366 दिन का हो जाता है। तो ये जो एक दिन बढ़ा है इसे हम किस माह में जोड़ते हैं? तो हम जानते हैं कि फरवरी माह 28 दिन का होता है, इसीलिए वहां पर एक दिन जोड़ के उसे 29 दिन का कर दिया जाता है। और वो साल जब हमारी फरवरी 29 दिन की और हमारा वर्ष 366 दिन का होता है उस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। चलिए, अब हमें देखना है कि पृथ्वी की इस परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि हमारी पृथ्वी की जो कक्षा है वह दीर्घ वृत्ताकार है। ये देखिए, हमारी पृथ्वी की कक्षा यानी कि वो पथ जिसमें यह सूर्य का परिक्रमण करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, पूरी तरीके से गोल नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से वृत्ताकार नहीं है, यह दीर्घ वृत्ताकार है। और इसी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन से होता है ऋतु परिवर्तन। और हमारे एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। चलिए, अब हम अपने चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर आ गए। पहले से पढ़ते हैं, फिर डायग्राम से भी समझेंगे। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसीलिए इन क्षेत्रों में ऊष्मा यानी कि गर्मी अधिक प्राप्त होती है। ध्रुव वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब प्रकाश तिरछी रेखा में गति करता है तो वहां प्रकाश अधिक जगह पे तो फैलता है, लेकिन उसकी जो ऊष्मा, उसका जो ताप होता है वो कम होता है, इसलिए ध्रुवों पे कम ऊष्मा प्राप्त होती है। और जो उत्तर ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है और इसीलिए उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले क्षेत्रों पे 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। हम विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में ही हैं और 21 जून के आसपास हमारे यहाँ गर्मी का मौसम भी पड़ता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और इसी स्थिति को कहा जाता है उत्तर अयनांत। हम जानते हैं कि 21 जून को ही हम अपना योग दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। फिर डायग्राम से भी समझ लेते हैं। ये देखिए, अभी हम इस स्थिति का वर्णन कर रहे थे। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है सूर्य का। तो इस स्थिति में यानी कि 21 जून के पास हमारा जो उत्तरी गोलार्ध होता है यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो अक्ष है ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है और यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव है ये सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। हमारा जो उत्तरी ध्रुव है ऊपर, यहाँ पे 6 महीने लगातार सूर्य की रोशनी आती है और इसीलिए इस वाले एरिया पे 6 महीने लगातार दिन रहता है।
और क्योंकि ये जो उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है ये भी सूर्य के पास होता है, इसीलिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु पड़ती है। हम जानते हैं कि जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य के पास है और यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु पड़ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में अनायास ही शीत ऋतु होगी। और 21 जून को हमारे यहाँ सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है और इसीलिए इसे उत्तर अयनांत कहते हैं। ये प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में हमारे यहाँ जो सूर्यास्त है वो बहुत लेट होता है, जबकि ठंड के दिनों में यही जो सूर्यास्त है ये बहुत जल्दी हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए प्रैक्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। बल्कि इसी वर्ष यानी कि 2019 यूपीएससी प्री में 21 जून को सूर्य की स्थिति से सीधा सवाल आया है, यानी कि ये सीधा सवाल 6th क्लास की एनसीईआरटी से ही आया था। तो हम समझ सकते हैं कि ये 6th की एनसीईआरटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसकी विपरीत स्थिति का वर्णन करते हैं। तो इसे भी पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से समझेंगे। जैसे 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ था, वैसे ही 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और चूंकि मकर रेखा पर ये किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है और यहाँ पर लंबे दिन और छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। और इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। हमारे यहाँ पे इस समय, हमारे यहाँ यानी कि भारत में इस समय शीत ऋतु होती है और पृथ्वी की इस स्थिति को दक्षिण अयनांत कहते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है कि जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये तो हमेशा ठंड के दिनों में मनाया जाता है, क्रिसमस पर बर्फ गिरती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है इसलिए यहाँ पे क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। देखिए इस डायग्राम से समझते हैं, हमने देखा था कि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव जो था वो सूर्य की ओर झुका हुआ था, जबकि यहाँ 22 दिसंबर को जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका हुआ है और जो दक्षिणी गोलार्ध है इस एरिया पे सूर्य की रोशनी ज़्यादा आ रही है, इसीलिए यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। अब यहाँ पर लंबे दिन होंगे और छोटी रातें। चलिए अभी तक हमने उत्तरी अयनांत, दक्षिण अयनांत के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है विषुव के बारे में। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त यानी कि हमारी भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता और इसीलिए पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विषुव। इसे भी डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए 21 जून के पास उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ था, यहाँ पर उत्तर अयनांत की स्थिति आ रही थी। उसके बाद 22 दिसंबर के पास दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ था, इसलिए यहाँ पर दक्षिण अयनांत की स्थिति बनी थी। लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर को कोई भी ध्रुव, ये देखिए उत्तर और दक्षिण ध्रुव, और यहाँ पे भी उत्तर और दक्षिण ध्रुव, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। तो यहीं पे ऋतु परिवर्तन के बारे में भी देख लेते हैं। 21 मार्च के आसपास की स्थिति में जो उत्तरी ध्रुव होता है यहाँ पे वसंत ऋतु पड़ती है और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु। वसंत ऋतु हमें पता है, जब हम वसंत पंचमी सेलिब्रेट करते हैं, हम यानी कि हम उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो हम भारतवासी, हमारे यहाँ पे 21 मार्च के आसपास वसंत ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इसी की विपरीत स्थिति होती है 23 सितंबर के आसपास के महीनों में, जहाँ पे हमारे यहाँ यानी कि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। तो चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पर पढ़ा घूर्णन और परिक्रमण गति के बारे में, और इस प्रकार पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद हमें स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन और